हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 6। आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि दादू हॉस्पिटल से वापस घर आ गए और सभी लोगों ने आदित्य का बनाया हुआ खाना खाया। अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए सुनिए। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया, राकेश ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहा। आदित्य उनके पास आया और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ। आज पहली बार अनामिका ने आदित्य को हंसते मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराता हुआ आदित्य उसे बहुत प्यारा लग रहा था। अनामिका बस उसे ही देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। अनामिका दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आ गई। जैसे ही बाहर निकली, आदित्य सामने मिल गया और कहा, थैंक यू। एक्चुअली 2 बार थैंक यू। 2 बार क्यों? अनामिका ने हैरानी से पूछा। एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और दूसरा थैंक यू इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आपने अच्छा किया, इसलिए सबने आपको प्यार दिया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे। सब? आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब। अनामिका उन आंखों में डूबती चली गई। सब? आदित्य ने एक बार फिर कहा। हाँ सच, अनामिका ने कहा। दोनों खामोश रहे और एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दादू सही सलामत घर आ चुके थे। आदित्य आज कई दिनों बाद खुश था। परिवार के साथ वक्त बिताना और उनकी खुशियों में शामिल होना कितना सुकून भरा होता है, ये उसने आज देखा। अनामिका आदित्य को वहीं छोड़कर ऊपर चली आई। आईने के सामने खड़ी जब वह अपने बाल बना रही थी, आदित्य का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। आदित्य के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अनामिका ने घड़ी को देखा। कॉलेज जाने का समय हो चुका था। उसने अवनी से जल्दी तैयार होने को कहा और खुद भी जल्दी जल्दी बाल बनाकर बुक्स लेकर कमरे से निकली। कमरे से निकलते हुए उसे ध्यान नहीं रहा और वह सामने से आते आदित्य से टकरा गई। लेकिन आदित्य तो आदित्य है, कॉम्प्लिकेटेड। कब उसका मूड स्विंग हो जाए कोई नहीं जानता। उसने अनामिका को देखा और अपने कमरे को चला गया। अनामिका नीचे बैठकर अपने बुक्स उठाने लगी और साथ ही बड़बड़ाने भी लगी, सड़ू कहीं के, ये नहीं कि बुक्स उठा दें। अनामिका ने किताबें उठाई और नीचे चली आई। अवनी भी आ गई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। राधा ने घर का काम निपटाया और दादाजी को दवाई देने के लिए उनके कमरे में आई। दादाजी उस वक्त अकेले थे और कोई किताब पढ़ रहे थे। दादी माँ बाहर रघु से बगीचे में पेड़ पौधे की सफाई करवा रही थी। राधा को देखते ही दादाजी ने अपनी किताब साइड में रखी और कहा, अरे राधा, आओ बैठो। पापा, आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। राधा ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये किस लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने खामखा ये सब दे दिया। दादाजी ने खांसते हुए कहा, हाँ पता है मुझे आप ठीक हैं, फिर भी आपको इनकी ज़रूरत है। राधा ने एक टैबलेट निकालकर उनके बढ़ाते हुए कहा। दादाजी ने दवा ली और सर दीवार से लगा लिया। उन्हें सोचता देखकर राधा ने कहा, क्या सोच रहे हैं पापा? आदित्य के बारे में सोच रहा हूँ बहू। क्या? मौना उसके लिए सही नहीं है राधा। आदित्य को जब उसके साथ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। इस बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसने आदित्य को फंसाया है पापा और उससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। कल रात में इसी बारे में सोच रहा था और फिर सीने में दर्द होने लगा। पापा, आप इस बारे में इतना सब मत सोचा कीजिए। मुझसे भी एक गलती हो गई। क्या गलती? बातों ही बातों में मुझसे अनामिका की माँ का जिक्र हो गया। उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं पापा, मैंने बातों बातों में टाल दिया। दादू फिर सोच में पड़ गए और फिर कहा, राधा, अनामिका से सच कब तक छुपाओगी? जब तक सब ठीक नहीं होता था पापा। जब उसे मुझ पर पूरा भरोसा हो जाएगा मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। फिक्र तो मुझे आदित्य की हो रही है। मोना की वजह से कैसे वह हमसे दूर हो चुका है। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी है पापा। काश कोई इसे संभाल पाती। कहते हुए राधा की आवाज़ थोड़ी नम हो गई तो दादू ने प्यार से कहा, चिंता मत करो, उसे संभालने वाली इस घर में आ चुकी है। मतलब? दादू बोले, अनामिका। मैं कुछ समझी नहीं पापा। अनामिका ही वो लड़की है जो आदित्य की जिंदगी में सब सही कर सकती है। लेकिन आदित्य, मुझे नहीं लगता वो अनामिका को या अनामिका उसे समझ पाएगी। दोनों की सोच अलग है, दोनों का नजरिया अलग है। अनामिका राजपूत है और हम ब्राह्मण। राधा, तुम किस जमाने की बात कर रही हो?
जात पात हमारे जमाने में देखा जाता था। रही बात समझने की, तो जल्दी क्या है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। लेकिन तब तक ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। कौन सी बात? दादी माँ ने अंदर आते हुए कहा। दादू और राधा दोनों चौंक गए और फिर दादू ने बात संभालते हुए कहा, आकाश के लिए रिश्ता आया है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आकाश के लिए रिश्ता आया है, मुझे क्यों नहीं बताया? दादी ने नाराज होते हुए कहा। माँ जी, पापा मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। 2 दिन पहले ही मेरे दोस्त किशन लाल शर्मा का फोन आया था। उन्होंने अपनी पोती के लिए आकाश को पसंद किया है और इस हफ्ते वो आकाश को देखने आ रहे हैं। किशन लाल, वो आपके कॉलेज वाला दोस्त? दादी ने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा। हाँ वही, उसने कहा इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है पापा, कब आ रहे हैं वो लोग? राधा ने खुशी से कहा। राकेश से बात कर लो एक बार, उसके बाद अगले संडे को बुला लेते हैं। ये तो खुशखबरी है, कब से आकाश की शादी का सपना देख रही थी। अब तो उसकी शादी में मैं अपनी सारी सहेलियों को 1 हफ्ते पहले ही बुला लूंगी, दादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अरे भगवान, बिल्कुल, बस एक बार आकाश को पल्लवी पसंद आ जाए। राधा ने कहा। पल्लवी, नाम तो अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, किशन लाल बता रहा था। इंजीनियरिंग की है उसने, घर के कामों में भी निपुण है और साथ ही नोएडा में कंपनी में काम भी करती है। एक बड़ा भाई है उसके और एक वो छोटा सा परिवार है, बाकी सब ग्वालियर में रहते हैं। दादू ने लड़की के बारे में जानकारी देते हुए कहा। ये तो और भी अच्छा है पापा, शादी के बाद आकाश के साथ यहाँ बिजनेस भी संभाल लेगी। ठीक है फिर, आज शाम राकेश से बात करता हूँ। पापा, आप आराम कीजिए, राधा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रात के खाने पर सभी साथ थे। दादू ने जैसे ही आकाश के रिश्ते की बात की, आकाश एकदम से उदास हो गया। अनामिका ने जैसे ही सुना, आकाश को देखा और अपना हाथ धीरे से आकाश के हाथ पर रखकर पलकें झपकाकर उसे हिम्मत दी। आदित्य उन दोनों के बिल्कुल सामने ही बैठा था। उसने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में थोड़ी तेज आवाज के साथ रखा और उठकर चला गया। इसे क्या हुआ? राकेश ने कहा। पापा, आप आकाश भैया की शादी पहले कर रहे हैं ना, इसलिए बुरा लग रहा होगा उन्हें, अवनी ने हंसते हुए कहा। लेकिन अवनी के इस बेवकूफ़ी भरे मजाक पर किसी को हंसी नहीं आई। उल्टा अनामिका ने धीरे से कहा, अवनी, किस वक्त क्या बोलना चाहिए समझ नहीं है ना तुम में? सॉरी, अवनी ने भी धीरे से कहा। हाँ तो पापा, कब आ रहे हैं आपके दोस्त? राकेश ने खाते हुए पूछा। तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो इस संडे बुला लेते हैं। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। दादा दादी, राधा और अपने सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बस आकाश का चेहरा उतरा हुआ था और अनामिका भी खामोश थी। आकाश ने हिम्मत करके कहा, पापा, क्या अभी शादी करना जरूरी है? राकेश ने आकाश को देखे बिना ही कहा। हाँ, शादी के लिए ये उम्र सही है, मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। पापा, मैं किसी को पसंद करता हूँ, आकाश ने बड़ी मुश्किल से कहा। राकेश ने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में रख दिया और आकाश को देखकर कहा, आकाश, मैंने कभी तुम लोगों पर किसी भी चीज के लिए कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन तुम सबकी शादी मेरा सपना है और वो मैं तय करूंगा। आकाश कहने लगा, पापा, एक बार आप लोग नीता से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहन ने अपनी पसंद से शादी की थी, आखिर क्या मिला उसे? बेहतर होगा हम लोग इस बारे में बात ना करें। शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। संडे तक खुद को तैयार कर लो, राकेश ने कहा और वहां से उठकर चले गए। आकाश ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। दादाजी और राधा एक दूसरे को देख रहे थे। अनामिका ने खाना खाया और अवनी को लेकर ऊपर आई। उसने कमरे में आते ही अवनी से सवाल किया, तुम सबकी एक बहन और है? धीरे से बोलो, उनके बारे में इस घर में कोई बात नहीं करता। पर क्यों? अनामिका काफी उलझन में थी। आओ बैठो, बताती हूँ, कहते हुए अपनी अनामिका का हाथ पकड़कर बेड के पास ले आई और बैठाते हुए कहा, उनका नाम कुसुम है। कुसुम दीदी और आकाश भैया जुड़वा थे। कुसुम दी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। दी उनसे शादी करना चाहती थी, पर कुछ समय बाद पापा को पता चली कि वो लड़का अच्छा नहीं है। पापा ने दी को बहुत समझाया, लेकिन दी ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। पापा को बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने दी से इस बारे में बात की तो दी घर छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई और कुछ महीनों बाद खबर मिली कि दी ने सुसाइड कर लिया।
दी के एक गलत फैसले ने दी की जान ले ली। तब से पापा उनसे बहुत नफरत करते हैं और इस घर में कोई उनके बारे में बात नहीं करता। पापा को लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी लव मैरिज ने दी की जान ले ली। सोचकर पापा अब किसी को इसी की परमिशन नहीं देंगे। अपनी की बात सुनकर अनामिका हैरान थी। आज से पहले उसने कभी इस घर में कुसुम का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब सब क्लियर था। उसे आकाश की फिक्र हो रही थी। राकेश थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, अनामिका ये जानती थी, इसलिए ऐसे वक्त में उसने बात करना शायद सही नहीं होता। अवनी अपने लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। अनामिका उठी और कमरे से बाहर आ गई। आकाश के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अनामिका के कदम उस ओर बढ़ गए। दरवाजे पर आकर अनामिका ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अनामिका, आओ ना, पूछ क्यों रही हो? आकाश ने उदास स्वर में कहा। अनामिका अंदर चली आई तो आकाश ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अनामिका बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही और फिर अनामिका ने कहा, अवनी ने मुझे कुसुम दी के बारे में बताया। उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी सजा अब सबको मिले, ये भी तो सही नहीं है ना? कुसुम ने कुछ गलत नहीं किया, आकाश ने शांत भाव से जमीन को ताकते हुए कहा। मतलब? अनामिका एक बार फिर उलझन में थी। कुसुम ने जिस लड़के से प्यार किया वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पापा ने किसी और के कहने पर उसे गलत समझ लिया और नफरत करने लगे। कुसुम उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने ही उन दोनों को कोर्ट मैरिज की सलाह दी। लगा इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पापा ने कुसुम को घर से निकाल दिया। वो लड़का बहुत मेहनती था। उसने मेहनत करके कुसुम को वो सब दिया जो उसे खुश कर सके, लेकिन एक कमी उसे हमेशा खलती रही। वो पापा को हमेशा मिस करती थी। घर में उसके सिर्फ मुझसे बात होती थी, वो भी सबसे छुप कर। उसने कई बार पापा से माफ़ी मांगी, लेकिन पापा तो जैसे हमेशा के लिए मुंह फेर चुके थे। कुसुम तनाव में रहने लगी थी और फिर एक दिन उसने फांसी लगा ली। वो हम सबको छोड़कर चली गई। उसके मरने की वजह पापा का गुस्सा, उनकी नफरत था। लेकिन पापा को लगता है कि वो शादी के बाद उस लड़के से खुश नहीं थी और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और आज भी उन्हें यही लगता है। वो सच नहीं जानते अनामिका, और मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकता। कहते कहते आकाश का गला रुंध गया। अनामिका खामोशी से सब सुनती रही। कितना दर्द था इन सबके दिलों में, अनामिका ने आज देखा। इन हंसते चेहरों के पीछे का सच वो शायद जान ही नहीं पाई। अनामिका ने अपना हाथ आकाश के कंधे पर रखा और कहा, आपको अंकल को सच बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता अनामिका, नहीं चाहता पापा कुसुम की मौत पर जिम्मेदार खुद को समझें। बहन को खो चुका हूँ, पापा को खोना नहीं चाहता। आकाश की आवाज में नमी साफ झलकने लगी। हाँ, ये मुश्किल घड़ी है, आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। अनामिका ने कहा, तुम बहुत समझदार हो अनामिका। नीता का प्यार मेरे लिए जरूरी है, लेकिन पापा की खुशी से बढ़कर नहीं। आप हमसे भी ज्यादा समझदार हैं आकाश जी, अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। आकाश ने कहा, तुम मुझे सिर्फ आकाश बुला सकती हो। हाँ, अभी हम चलते हैं, अनामिका ने उठते हुए कहा और आकाश के कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे को जाते हुए उसकी नज़र सामने बालकनी में खड़े आदित्य पर गई, जो कि सिगरेट पी रहा था। अनामिका को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अनामिका अपने कमरे में आ गई और आकाश और नीता के बारे में सोचने लगी। आखिर कैसे वह इन दोनों का प्यार सही साबित करे। इन सब बातों में अनामिका अपने आने वाले एग्जाम्स और पढ़ाई के बारे में भी लगभग भूल चुकी थी। बिस्तर पर लेटे उसकी आंखें भले बंद थी, पर उन आंखों में सैकड़ों सपने तैर रहे थे, जो अनामिका जगी आंखों से देख रही थी। सुबह अनामिका देर से उठी, घड़ी में समय देखा तो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। आज नाश्ते के टेबल पर आदित्य नहीं था। हर सुबह उस जगह आदित्य को बैठे देखने की अनामिका को आदत हो चुकी थी। उसने ऊपर देखा, लेकिन आदित्य नहीं दिखाई दिया। कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए अनामिका ने बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अवनी के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। दिन भर थका देने वाली क्लासों के साथ अनामिका और अवनी कॉलेज से बाहर आई। दोनों साथ साथ चलने लगी। अनामिका को खामोश देखकर अवनी ने कहा, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अनामिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
मैं तो आकाश भैया की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, अवनी ने चहकते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछे, अनामिका ने चलते हुए कहा। मान लो आगे चलकर तुम्हें किसी से प्यार हो गया और अंकल नहीं माने तो तुम क्या करोगी? पापा को मनाने की कोशिश करूंगी, अवनी ने मासूमियत से कहा। क्यों, छोड़ भी तो सकती हो अपने प्यार को। जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ना इतना आसान होता है क्या अनामिका? फैमिली के लिए उसे छोड़ भी दिया तो क्या जिंदगी भर वो ख्याल मन में रहेगा कि मैंने धोखा किया? अवनी ने कहा तो अनामिका बोल पड़ी। यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। आकाश जी भी किसी को पसंद करते हैं तो फिर वो किसी और से शादी कैसे करेंगे? क्या आकाश भैया तुम्हें पसंद करते हैं? तुम पागल हो अवनी, वो किसी नीता से प्यार करते हैं, हम सिर्फ उनके दोस्त हैं, अनामिका ने झुंझलाकर कहा। अच्छा ठीक है, अंकल का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो आकाश जी की पसंद नापसंद भी नहीं जान रहे हैं, ये गलत है। अनामिका, पापा से इस बारे में बात करना टाइम वेस्ट करना है। एक बार उन्होंने जो कह दिया उसे बदलना बहुत मुश्किल है, अवनी ने कहा और सामने से आते ऑटो को रोककर अनामिका से बैठने का इशारा किया। दोनों ऑटो में आकर बैठ गईं तो अवनी ने ऑटो वाले से मार्केट चलने को कहा। मार्केट क्यों? अरे वो मुझे कुछ लेना था, बस 10 मिनट में हो जाएगा। दोनों मार्केट पहुंची। अवनी ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। अनामिका चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। एक छोटा सा बच्चा धागे से बने कुछ लॉकेट दिखाते हुए कहने लगा, दीदी ले लो ना दीदी। नहीं चाहिए भैया। अरे ले लो ना दीदी, बहुत सस्ता है, ले लो ना। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, ले लीजिए ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। अनामिका को उस पर दया आ गई। उसने बुक खोलकर देखा, एक आखिरी का 100 का नोट बचा हुआ था जो उसने अपनी किताब के बीच में दबा रखा था। अनामिका को अपनी मजबूरी का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी भैया, हम नहीं ले सकते। ले लो ना दीदी, कम पैसे लगा लूंगा, सिर्फ 50 रुपए का है, आप भले 40 दे देना, लड़के ने मायूसी से कहा। अनामिका ने भी उसी मायूसी से गर्दन हिला दी तो लड़का उदास होकर जाने लगा। अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था। वह दौड़कर लड़के के पास गई और उसे रोकते हुए कहा, अच्छा एक दे दीजिए। लड़का खुश हो गया और कहा, किस नाम का दूं दीदी? अनामिका सोचने लगी और फिर कहा, ए नाम से कोई हो तो दे दीजिए। लड़के ने ढूंढ कर दे दिया। अनामिका ने 100 रुपए उसे दे दिए। लड़का 60 रुपए वापस देने लगा तो अनामिका ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, रख लो, तुम्हारी जरूरतें हमसे ज्यादा हैं। लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। अनामिका वहीं खड़े उसे जाते हुए देखती रही। तभी अवनी ने आकर कहा, चले? हाँ, अनामिका ने कहा और दोनों घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर अनामिका ने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली आई। उसने बैग में रखे उस लॉकेट को निकाला और मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस एक अक्षर को देखकर अनामिका सब भूल गई, बीते दिनों की परेशानियां, अपना अतीत और शायद खुद को भी। अपनी बदलती भावनाओं को अनामिका खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर कुछ तो था जो उसे आदित्य की ओर खींच रहा था। अनामिका उसे पसंद करने लगी थी। अनामिका उस लॉकेट को हाथ में लेकर मुस्कुराती रही। तभी अवनी के आने से उसने जल्दी से उसे मुट्ठी में छुपा लिया ताकि अवनी ना देख सके और चुपके से अपने बैग में रख दिया। रात के खाने पर भी आदित्य नहीं आया। आज सुबह से अनामिका ने आदित्य को नहीं देखा था। राकेश ने राधा से पूछ लिया, आदित्य कहाँ है? अपने कमरे में, राधा ने कहा। खाना नहीं खाना उसे? राकेश ने सवाल किया। वो पहले ही खा चुका है, आप सब लोग खाइए, राधा ने परसते हुए कहा। अनामिका सुनकर थोड़ा उदास हो गई और खाना खाने लगी। आज खाना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। एक ही घर में होते हुए भी आदित्य को देख पाना मुश्किल हो रहा था। खाना खाकर अनामिका ऊपर चली आई, लेकिन आदित्य नहीं दिखा। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। अनामिका अंदर से अपनी बुक लेकर आई और घूमते हुए आदित्य के बाहर आने का इंतजार करने लगी। पहली बार उसकी नजरें किताब में कम और आदित्य के कमरे के दरवाजे पर ज्यादा थी। अपने कमरे में थी। लंबे इंतजार के बाद भी जब आदित्य नहीं आया तो अनामिका अपने कमरे में चली गई। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जो लॉकेट अनामिका आदित्य के लिए लेकर आई थी वो अवनी के हाथों में झूल रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? अनामिका ने तेजी से बेड से उठकर अवनी की ओर लपकते हुए कहा। क्या बात है, तोहफे सोफे? हाँ, मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
अवनी ने लॉकेट अनामिका के सामने झुलाते हुए कहा, अवनी इधर दो ये, तुमने हमसे पूछे बिना क्यों निकाला इसे? मैंने जब पूछा तब कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। अब ये क्या? बोलो, ये मतलब आकाश भैया ही है ना? अब तो मैं सबको बताने वाली हूँ घर में, अवनी ने कहा और दरवाजे के बाहर निकल गई। आगे आगे अवनी और पीछे पीछे अनामिका भागते हुए दोनों आदित्य के रूम की तरफ आ गईं। अवनी भागते हुए आदित्य से टकराई तो आदित्य ने उसे रोककर कहा, क्या हो गया, क्यों भाग रही हो ऐसे? अनामिका ने आदित्य को देखा तो बस नजरें उस पर जम सी गई। आदित्य अभी अभी उठकर बाहर आया था। बिखरे बाल, खामोश आंखें और चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। उसने अनामिका की तरफ एक बार भी नहीं देखा और अनामिका बस उसी प्यार से उसे देख रही थी जैसे उसे वो चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा ही नहीं। भाई, वो अनामिका ही सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, आदित्य ने कहा। क्यों? इसके लिए। अवनी वो लॉकेट आदित्य के सामने कर दिया। आदित्य ने लॉकेट हाथ में ले लिया और देखने लगा तो अवनी वहां से चली गई। अनामिका वहीं रुक गई। ये देखकर आदित्य को लगा शायद ये आकाश के लिए हो। सोचकर उसने वह अनामिका की ओर बढ़ा दिया। रख लीजिए, आपके लिए ही है, अनामिका ने कहा। आदित्य उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़ा और लॉकेट हथेली पर रखते हुए कहा, मैं ये सब नहीं पहनता। कहकर आदित्य जैसे ही जाने लगा, अनामिका उसे टेबल पर रखा और कहा, जब आपका मन हो तब पहन लीजिएगा। आदित्य पलटा, तब तक अनामिका जा चुकी थी। आदित्य ने उसे उठाया और देखते हुए सोचने लगा, आदित्य या फिर आकाश। आदित्य को लॉकेट देकर अनामिका वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बेड पर बैठकर आदित्य के बारे में सोचती रही और फिर उठकर नहाने चली गई। नहाकर अनामिका ने गहरे हरे रंग का सूट पहना और नीचे चली आई। सभी नाश्ते के लिए मौजूद थे पर आदित्य नहीं था। अनामिका को समझ नहीं आया कि आखिर आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। वह खामोशी से नाश्ता करते सोचने लगी कि आखिर आकाश को मुसीबत से कैसे निकाले। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। अवनी ने भी अनामिका से कॉलेज चलने को कहा। दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। क्लास में अनामिका का ध्यान न होने की वजह से आज पहली बार प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर जाने को कहा। अनामिका उठकर बाहर आ गई। वो खुद को भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आदित्य को देखने का, उससे बात करने का उसका बहुत दिल हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अनामिका अपनी बुक्स हाथ में उठाए कॉरिडोर में घूमती रही और फिर कैंटीन को चली आई। जैसे ही चलते हुए वह अपने दाईं तरफ मुड़ी, उसका दिल धड़क उठा। सामने आदित्य खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आदित्य को कॉलेज में देखकर अनामिका को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। दीवार की ओर से वह छुपकर आदित्य को देखने लगी। जैसे ही आदित्य ने उसकी ओर देखा, अनामिका दीवार के पीछे हो गई। उसका दिल अभी भी उतनी तेजी से धड़क रहा था। आदित्य ने उसे देख लिया होता तो वह उसे छुपकर देखने का मौका गवा देती। अनामिका ने अपने दिल को शांत किया और एक बार फिर हल्की सी गर्दन झुकाकर आदित्य को देखने लगी। लाइट ब्लू जीन्स और ब्लैक रंग के शर्ट में आदित्य बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर उसके बाल जो हवा से उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आते और वह बड़े प्यार से उन्हें हाथ से ऊपर की ओर सहेज लेता। अनामिका सब कुछ भूलकर बस आदित्य को देखने में खोई हुई थी। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को छूकर गुजर रहा था। आदित्य ने फोन जेब में रखा और एक बार फिर इधर उधर देखा और अनामिका फिर से दीवार के पीछे हो गई। अपने इस बचपने पर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन भी उसकी आंखों को एक सुकून पहुंच रहा था। एक बार फिर उसका मन आदित्य को देखने को किया और दीवार से हटकर उसने जैसे ही देखा, आदित्य वहां नहीं था। अनामिका आगे आई और इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन आदित्य नहीं था। अभी अभी तो थे यहीं, कहाँ गए? अनामिका बड़बड़ाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम भी ना क्या क्या सोचने लगे हैं। आदित्य जी यहाँ क्यों आएंगे, वो भी इस कॉलेज में? पागल है हम। कहकर अनामिका जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, हक्की बक्की रह गई। सामने आदित्य खड़ा था। उसे देखकर अनामिका की आंखें बस खुली की खुली रह गईं। दिल धड़कना बंद हो गया और आवाज गले में कहीं छुप कर रह गई। अनामिका बस एकटक उसे देखती रही तो आदित्य ने कहा, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? अनामिका को जैसे आदित्य की बात सुनाई ही नहीं दी हो। वह बस आदित्य को देखती रही। आदित्य ने उसके सामने अपना हाथ हिलाकर कहा, हेलो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्लास में क्यों नहीं हो तुम?
अनामिका होश में आई और हकलाते हुए कहा, वो बाहर निकाल दिया। क्या? आदित्य ने असमझ के भाव से कहा। क्लास से बाहर निकाल दिया सर ने। वो क्यों? पढ़ाई में ध्यान नहीं था। अनामिका ने सच्चाई बयां की। आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं है। आदित्य ने अनामिका को देखते हुए कहा। अनामिका खामोश हो गई। कुछ देर बाद आदित्य ने कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाकर लेफ्ट, अनामिका ने कहा। आदित्य वहां से चला गया। सड़ू, जरा प्यार से बात नहीं कर सकता था? थैंक्स भी नहीं कहा। अनामिका बड़बड़ाते हुए दूसरी ओर चली गई। सामने से आती रीना ने उसे रोककर कहा, अनामिका चल यार, कैंटीन चलते हैं। अनामिका को याद आया उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ऐसे में रीना उसके लिए कुछ खरीदा तो वह पैसे कहाँ से चुकाएगी? उसने रीना को मना कर दिया, लेकिन रीना जबरदस्ती उसे लेकर कैंटीन में आ गई, जहाँ विनीत भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। अनामिका ने उसे वहां देखकर धीरे से रीना से कहा, प्लीज यहाँ से चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? ओह, तो विनीत को देखकर ऐसा बोल रही हो? उसे इग्नोर करो। रीना ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए, रीना हम कोई सीन नहीं चाहते प्लीज, अनामिका ने सामने बैठते हुए कहा। वहां आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिना ऑर्डर किए ही लड़का अनामिका और रीना के लिए कॉफी रखकर जाने लगा। अनामिका ने उसे रोककर कहा, पर हमने तो अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। दीदी, वो भैया ने देने को कहा। लड़के ने सामने बैठे विनीत की ओर इशारा किया तो विनीत अनामिका को देखकर मुस्कुरा उठा। अनामिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वापस करके आते हैं, कहते हुए कहा। हाँ, कॉफी पीते ही यहाँ से निकल जाएंगे, रीना ने कहा। अभी दोनों को नहीं लगा। उसने रीना की ओर देखा और कहा, हमें ये सब नहीं चाहिए, इट्स ओके। अब उसने ऑर्डर कर दिया है तो पी लेते हैं। नहीं रीना, हम नहीं पी सकते, कहते हुए अनामिका उठी और दोनों कप उठाकर विनीत की ओर बढ़ गई। उसने कॉफी के कप उसके टेबल पर रखे और सहनशीलता से कहा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है विनीत, हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये सब मत किया करो। अनामिका जैसे ही जाने के लिए पलटी, विनीत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, सुनो अनामिका। सबके बीच विनीत का हाथ पकड़ना अनामिका को खल गया। वह गुस्से से पीछे पलटी और कहा, हमारा हाथ छोड़ो। अनामिका, मेरी बात तो सुनो। विनीत उठ खड़ा हुआ। उसने मजबूती से अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो, अनामिका ने उसी गुस्से में कहा, अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। विनीत ने उसे रोकते हुए कहा, अनामिका, मैंने इसलिए भिजवाई क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद करता हूँ। हमारे सामने से हटो विनीत, सब देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, अनामिका ने जाते हुए कहा तो वहां बैठे विनीत के दोस्त हंसने लगे। अपनी बेइज्जती होने पर विनीत को गुस्सा आया और उसने अनामिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तमाशा तो तुमने बना रखा है अनामिका, पूरा कॉलेज जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी ओर देखती तक नहीं। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? पहले साल से अब तक कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ और तुम हो कि देखो अनामिका, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए इतना इंतजार किया, वरना तुम जैसी 100 लड़कियां रोज मेरे सामने से निकलती हैं। अनामिका ने जब सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक थप्पड़ विनीत को मारा, जिसकी गूंज कैंटीन में बैठे सबके कानों पर पड़ी। अनामिका ने उंगली दिखाते हुए विनीत से कहा, दूर रहो हमसे, ये आखिरी बार कह रहे हैं। अनामिका के थप्पड़ से विनीत बौखला गया और कहा, साली, 2 कौड़ी की लड़की मुझ पे हाथ उठाती है, कहते हुए जैसे ही विनीत अनामिका की ओर लपका, आदित्य ने बीच में आकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, बाबू, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। आदित्य को वहां देखकर अनामिका हैरान थी। उसने आदित्य के पास आकर कहा, प्लीज चलिए यहाँ से। आदित्य ने जैसे ही अनामिका की ओर देखा, विनीत ने एक घूंसा आदित्य के मुंह पर दे मारा। उसके होंठ से खून निकल आया। आदित्य नीचे जा गिरा तो विनीत हंसते हुए कहने लगा, अनामिका, ये बचाएगा तुम्हें जो मेरे एक मुक्के से जमीन चाट रहा है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की ओर देखा। आदित्य उठा, जैकेट पर लगी धूल झाड़ी। आदित्य विनीत के सामने आया और कहा, इसे तो मैं बचा लूंगा, तू अपनी सोच, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। विनीत जैसे ही आगे बढ़ा, आदित्य ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आदित्य का गुस्सा देखकर अनामिका कांप गई। जिस तरह से आदित्य उसे पीट रहा था, लग रहा था वह विनीत को मार ही डालेगा। विनीत के मुंह से नाक से खून बहने लगा था। वह नीचे जा गिरा।
आदित्य ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से अगर उसे हाथ भी लगाया तो इस कॉलेज में दिखाई नहीं देगा। आदित्य ने उसे छोड़ा और अनामिका के पास आया। डर अनामिका के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह फटी आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने अनामिका के गालों पर आए आंसू को अपने हाथों से साफ किया और कहा, कुछ नहीं हुआ, आज के बाद तुम्हें ये परेशान नहीं करेगा। अनामिका बस आदित्य को देखती रही। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे कैंटीन के बाहर ले आया। विनीत के दोस्तों ने उसे संभाला। चूंकि गलती विनीत की थी, इसलिए ये बात कैंटीन तक ही सीमित रखना ही सही समझा। कैंटीन से बाहर आकर आदित्य ने अनामिका का हाथ छोड़ दिया और कहा, इसके जैसे लोग जिंदगी में बहुत मिलेंगे, उनसे सामना करना सीखो ताकि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। अनामिका को जैसे आदित्य की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका ध्यान तो आदित्य के होंठ पर लगी चोट पर था। अनामिका ने अपने दुपट्टे के किनारे को पकड़कर आदित्य के होंठ की ओर बढ़ाया तो आदित्य ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। अनामिका ने देखा वहां आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अनामिका ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर आई और यहाँ कोई नहीं था। अनामिका ने आदित्य के होंठों पर लगा खून साफ किया। ये करते हुए उसे आदित्य का दर्द महसूस हो रहा था। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका को लगा उसे दर्द हो रहा है। सोचकर उसने धीरे से चोट वाली जगह पर फूंक मारी। इस पल में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और अनामिका की आंखों में देखता रहा। अनामिका आदित्य से दूर हुई और कहा, आपको उन्हें इस तरह मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें लगता है बिना मार खाए उसे अकल आती, आदित्य ने एटीट्यूड के साथ कहा। अनामिका ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य ने कहा, मैं चलता हूँ। आदित्य जैसे ही जाने लगा, अनामिका के दुपट्टे का हिस्सा उसकी घड़ी में फंस गया और अनामिका भी उसके साथ साथ चल पड़ी। आदित्य रुका और पलटकर कहा, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। कहते उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसे खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। हम निकाल देते हैं। अनामिका ने आदित्य का हाथ नीचे करते हुए कहा। अनामिका ने अपना दुपट्टा निकाला और कहा, जल्दबाजी में किया काम सही नहीं होता। इंसान में सब्र होना जरूरी है। कुछ जल्दबाजियां खूबसूरत भी होती हैं। आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा और चला गया। अनामिका ना आदित्य को समझ पाई और ना ही उसकी कही बात को। तभी पीछे से आकर उसकी क्लासमेट दिशा ने कहा, कौन था वो हैंडसम। अवनी का भाई। अनामिका ने जाते हुए आदित्य को देखते हुए कहा, यार कितना हॉट है। मैंने सुना है उसने विनीत की पिटाई की है। वो तो कमीना है ही इसी लायक, लेकिन मैंने इसकी फाइटिंग मिस कर दी। दिशा ने आहें भर कर कहा, वो बहुत टेढ़े इंसान है। अनामिका ने पलट कर कहा, तो तुम कौन सा सीधी हो। वैसे मैंने ये भी सुना है कि उसने फाइटिंग तुम्हारे लिए ही की है। दिशा ने अनामिका को छेड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता। अनामिका ने जाते हुए कहा, तुम बताओ या ना बताओ, पर मुझे सब पता है। दिशा ने उसके पीछे पीछे आते हुए कहा। अनामिका रुकी और पलटकर कहा, क्या पता है। गर्ल्स क्या हो रहा है यहाँ। पीछे से अवनी ने आते हुए कहा, हे अवनी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है। अपनी अनामिका के लिए दो लोग आपस में लड़ रहे थे। बकवास मत करो दिशा, ऐसा कुछ नहीं है। अनामिका ने कहा, तुम बताओगे क्या हुआ। अवनी ने परेशान होकर कहा। तो अनामिका ने कैंटीन में घटी सारी बातें बता दी। अवनी को सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब तक रीना भी वहां आ पहुंची। तो अवनी ने कहा, ये विनीत तो बहुत कमीना निकला। मैं तो उसे अच्छा समझती थी। जो हम देखते हैं वो अक्सर सच नहीं होता अवनी। आज के समय में लोग नकाब ओढ़े रखते हैं, कब उनका असली चेहरा सामने आए कोई नहीं जानता। आई एम सॉरी अनामिका, सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं तुम्हें कैंटीन ले जाती ना ही ये सब होता। रीना ने अनामिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उदास होते हुए कहा। अनामिका ने रीना को शांत किया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रीना। विनीत का असली चेहरा एक दिन तो सबके सामने आना ही था। कहते हुए अनामिका ने उसे गले लगा लिया। रीना को अच्छा लगा। तभी अवनी ने कहा, वो तो सब तो ठीक है, लेकिन आदित्य भैया यहाँ क्यों आए हैं, वो भी हमारे कॉलेज में। हम पूछना चाहते थे पर भूल गए। अनामिका ने कहा, क्लास का टाइम हो गया है, आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए। दिशा ने कहा और चारों साथ अगली क्लास के लिए निकल गईं। अभी कुछ दूर ही चली थी कि तभी चपरासी ने आकर कहा,
अनामिका राजपूत, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। अनामिका ने उन सबको क्लास में जाने को कहा और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस को चली आई। 20 मिनट बाद जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। अनामिका जब क्लास में आई तो दिशा, अवनी और रीना ने उसे घेर लिया। अनामिका के हाथ में लिफाफा देखकर अवनी ने कहा, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने, और तुम्हारे हाथ में ये लिफाफा कैसा? अनामिका मुस्कुराई और कहा, कॉलेज की तरफ से ये हमें स्कॉलरशिप मिला है, अब हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। वाह यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो पार्टी बनती है, क्यों रीना? दिशा ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रीना ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एग्जाम टाइम में कॉलेज वाले अनामिका को स्कॉलरशिप क्यों देंगे? अवनी मन ही मन सोचने लगी तो अनामिका ने उसे छूकर कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अवनी ने अनामिका को गले लगाते हुए कहा, ये तो तुम्हें मिलना ही था, तुम इतनी अच्छी जो हो। और आज की पार्टी तुम नहीं, मैं दूंगी, वो भी गोलगप्पे पार्टी। सब कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आए और कॉलेज के बाहर खड़े गोलगप्पे वाले के पास आकर अवनी ने कहा, भैया गोलगप्पे खिलाइए, और हाँ, तीखा ज़्यादा। चारों एक कतार में खड़ी हो गई और बारी बारी से खाने लगी। चारों को बहुत मजे आ रहे थे। जब पेट भर गया तो सबने कटोरी डस्टबिन में डाल दी। अवनी ने ही सबके पैसे चुकाए। अनामिका ने देने चाहे तो अवनी ने मना कर दिया। दिशा और रीना वहां से सीधा घर के लिए निकल गईं। अनामिका और अवनी भी पैदल ही घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते अवनी ने अनामिका से कहा, अनामिका, तुम्हें दूसरा खत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं, फिलहाल हमें किसी और बात की चिंता है। तो अवनी ने पूछा, किस बात की? कुछ नहीं, ऐसे ही, घर चलते हैं वरना देर हो जाएगी। दोनों घर आई, फ्रेश हुई। आज अनामिका ने खाना नहीं खाया। खाती भी कैसे, बाहर इतने गोलगप्पे जो खाए थे। शाम को अनामिका आकाश के बारे में सोचती हुई यहाँ से वहाँ घूम रही थी, तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अनामिका किचन में आई और उसने एक अच्छी सी चाय बनाई और लेकर राकेश के कमरे की ओर आई। आज राकेश ऑफिस से जल्दी आ गए थे। अनामिका उनके कमरे में आई तब वो किसी फाइल को देखने में बिजी थे। अनामिका ने चाय का कप उनके सामने रखा और कहा, आपके लिए अदरक वाली चाय। राकेश मुस्कुराया और फाइल बंद करके साइड में रख दिया। वे अनामिका की ओर पलटे और कहा, थैंक यू, बैठो अनामिका। उनके सामने बैठ गई तो राकेश ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना अनामिका? नहीं अंकल, बल्कि सब बहुत अच्छे हैं यहाँ। तुम अच्छी हो इसलिए सब अच्छे हैं। एक ही बात तो है ना, चाय ठीक है, राकेश बहुत अच्छी है, राधा के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पसंद आती है मुझे। अनामिका बोली, बस यही बनानी आती है, इतना काफ़ी है। आपसे कुछ कहना चाहते हैं? राकेश ने कहा, हाँ बेटा कहो। आपका पारिवारिक मामला है, हमें शायद इन सब के बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आकाश जी के लिए आपने जो रिश्ता देखा है उसके बारे में कुछ कहना है। तुम खुलकर अपनी बात रख सकती हो। आकाश जी शादी नहीं करना चाहते, वो आपसे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। वो किसी को पसंद करते हैं अंकल, लेकिन वो लड़की ब्राह्मण परिवार से नहीं है, बस इसलिए आकाश जी आपको ये बताने से हिचकिचा रहे हैं। आकाश की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, कुछ वक्त बाद सब हवा हो जाता है। ऐसा नहीं है अंकल, प्यार तो वो एहसास है जो दो लोगों के मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ना उसे भुलाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इस घर में एक बार लव मैरिज हो चुकी है अनामिका, और उसका नुकसान इस घर के हर सदस्य ने सहा है। आप कुसुम दी की बात कर रहे हैं? अनामिका के मुंह से कुसुम का नाम सुनकर राकेश हैरान हो गया और कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? वो सब छोड़िए अंकल, बात तो वो नहीं है, बात सही गलत की है। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, इसमें उनकी क्या गलती थी? एक लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर भी ले तो वह खुश नहीं रहती अंकल। उसने जो किया उसका दुख उसे हमेशा खलता है। राकेश ने कहा, उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। ये जानने के बाद भी कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है, उसने उससे शादी की और फिर एक दिन उसी की वजह से उसने अपनी जान। कहते कहते रुक गए। अनामिका बोली, उनके साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, हम आज की बात कर रहे हैं। आकाश जी इतने अच्छे हैं कि वो खामोश रहकर आपकी हर बात मान लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जरा सोचिए क्या वो खुश रहेंगे?
आपकी खुशी के लिए या आपके कहने पर वो शादी कर भी लें तो जिंदगी भर उनको कमी खलती रहेगी, वो खुद को कोसते रहेंगे। लव मैरिज बुरी नहीं होती अंकल, बस हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। आकाश जी जिस लड़की को पसंद करते हैं एक बार उनसे मिलकर देखने में क्या हर्ज है। वो खुद इतने अच्छे हैं तो उनकी पसंद कैसे गलत हो सकती है। राकेश सोच में पड़ गया तो अनामिका उनके सामने घुटनों के बल जमी पर बैठ गई और कहने लगी, आप बहुत अच्छे अंकल, बिना जाने पहचाने आपने हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दी, प्यार दिया, सम्मान दिया। जब एक अनजान लड़की को आप इतना सब दे सकते हैं तो वो लड़की तो आकाश जी का प्यार है, क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो माफ़ कर दीजिएगा। अनामिका उठी और कमरे से बाहर चली गई। रात के खाने के लिए सभी नीचे जमा थे। अनामिका और आकाश अभी नहीं आए थे। आकाश जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ, अनामिका उसके सामने आई और प्लेट उसके ओर बढ़ाकर कहा, हमें अभी के अभी ये सब छील कर दीजिए। आकाश ने हैरानी से कहा, प्याज? इनकी आपको क्या ज़रूरत है, वो भी इस वक्त? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बस यूँ समझ लीजिए ज़रूरत है। अंदर जाइए और काट कर रखिए, तब तक हम आते हैं, कहकर अनामिका बिना आकाश की बातें सुने ही वहां से चली गई। आकाश प्लेट हाथ में थामे अंदर आ गया। ये सब काम उसने पहले कभी नहीं किए, पर अनामिका की बात वह कैसे टाल सकता था। लग गया काम पर। अनामिका नीचे आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। पहली बार था जब आकाश खाने के लिए नीचे नहीं आया। राकेश ने देखा तो कहा, आकाश कहाँ है? राधा ने कहा, शायद अपने कमरे में होगा, मैं बुला कर लाती हूँ। तुम रुको, मैं बुला लाता हूँ। राकेश जी उठे और चले गए। ऊपर आकर उन्होंने आकाश के कमरे का आध खुला दरवाजा खोला और अंदर चले आए। आकाश उस वक्त उनकी ओर पीठ किए हुए था। राकेश जी ने कहा, आकाश खाना खाने नीचे नहीं आए तुम? राकेश की आवाज़ सुनकर आकाश जैसे ही पलटा, राकेश जी हतप्रभ रह गए। आकाश की आंखें आंसुओं से भरी थीं, जो कि राकेश का सीना छलनी करने के लिए काफ़ी थी। राकेश ने जैसे ही आकाश की आंखों में आंसू देखे, उनका दिल पसीज गया। वो उसके पास आए और कहा, तुम खाना खाने नीचे नहीं आए? वो पापा, अनामिका ने। आकाश इतना कह ही पाया कि उसकी आंखों में प्याज की वजह से तेज जलन हो रही थी। वह अपनी आंख मसलने लगा तो राकेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं पापा? आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। राकेश ने बड़ी नरमी से कहा। आकाश राकेश जी के साथ आकर बेड पर बैठ गया और धड़कते दिल के साथ कहा, कहिए पापा, क्या बात है? आज अनामिका मेरे पास आई थी, उसने बताया तुम ये शादी नहीं करना चाहते। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है आकाश, मैं जानता हूँ मैंने अपने बच्चों पर बहुत पाबंदियाँ रखी हैं, लेकिन उन पाबंदियों के पीछे की वजह था मेरा डर, तुम सबको खोने का डर, जैसे हम सब ने कुसुम को खो दिया। अगर वक्त पर मैंने उसकी भावनाओं को समझा होता तो आज वो हमारे बीच होती। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये देखकर आकाश ने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। एक पिता का फर्ज निभाते हुए आपने हमेशा उनका अच्छा सोचा। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर उसका दोष खुद को मत दीजिए। कुसुम भी यही चाहती थी। क्या तुम उससे मिले थे? तो आकाश ने कहा, उनके सुसाइड करने से 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था। वो आपको बहुत मिस करती थी पापा, आपसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से के सामने वह कभी कुछ बोल नहीं पाई। जिस लड़के से उन्होंने शादी की थी वह बहुत अच्छा था पापा। कुसुम को उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर कुसुम को हमेशा एक कमी खलती रही, आपकी। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। राकेश ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और रो पड़े। आकाश ने पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा था। उसने राकेश के कंधे पर अपना हाथ रखा तो राकेश रोते हुए कहने लगे, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने बच्चों को दर्द देता रहा। कुसुम को मैं कभी समझ ही नहीं पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं समझा नहीं पापा। राकेश ने अपने आंसू पोंछे और आकाश की ओर देखकर कहने लगे, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मैं उससे और उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। तुम दोनों की शादी की बात करना चाहता हूँ। आकाश ने सुना तो खुशी से हैरान रह गया। उसने राकेश को देखते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं
कि अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने बच्चों के सपनों का गला घोट दूं। तुम कल ही उसके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि उनसे मिलकर बात कर सकूं। लेकिन दादाजी के दोस्त, उन्हें बुरा लगेगा, आकाश ने कहा। तो राकेश बोले, उनसे मैं माफी मांग लूंगा। आई लव यू पापा। आकाश खुशी से भर उठा और राकेश के गले लग गया। उम्मीद है मेरे इस फैसले से कुसुम की आत्मा को शांति मिले। आज वो बहुत खुश होंगी पापा, कहते हुए आकाश ने मन ही मन अनामिका के बारे में सोचा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अनामिका। यू आर एन एंजल। अब चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं, राकेश जी ने उठते हुए कहा। और फिर दोनों बाप बेटे नीचे चले आए। नीचे आकर दोनों खाने के लिए बैठे। बाकी सभी पहले से अपना खाना खा रहे थे। राकेश ने आकाश को देखा और दादू से कहा, पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो जो संडे को आपके दोस्त आ रहे हैं ना आकाश को देखने, उन्हें मना कर दीजिए ना। कौन सा दोस्त? दादू ने अनजान बनते हुए कहा। वही जो अपनी पोती के लिए आकाश को देखने आने वाले हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो इस घर में रिश्ता लेकर आ रहा है, दादू ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या मतलब आपने ही तो कहा था, राकेश ने हैरानी से कहा। तो दादू जोर जोर से हंसने लगे और कहा, अरे वो तो बस मैं मजाक कर रहा था ताकि तेरा ये बेटा अपने दिल की बात बता सके कि किसी को चाहता है। दादू का प्लान जानकर तो अनामिका भी दंग रह गई। यहाँ तो उससे भी बड़े ड्रामेबाज थे। दादू की बात सुनकर राकेश भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसे मुस्कुराते देखकर दादू ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, बच्चों की जिसमें खुशी है उसी में माँ बाप को खुश होना चाहिए। हमारा आकाश इतना अच्छा है कि हमारे कहने पर कहीं भी शादी कर लेता, लेकिन जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। ये तुझे इतना मानता है कि तेरे सामने कुछ नहीं कहता, इसलिए मुझे इसकी शादी की बात करके इसके दिल की बात सबके सामने लानी पड़ी। इस नाटक से ही सही इस नालायक ने बताया तो सही इसकी जिंदगी में कोई खास है। दादू यू आर टू गुड। आकाश ने उठाकर उनको पीछे गले से लगाते हुए कहा। सभी बहुत खुश थे। तभी राकेश ने कहा, मैंने आकाश की एक लड़की देखी है। कौन? सबने हैरानी से कहा। अरे अपनी अनामिका, इसकी और आकाश की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगेगी। राकेश ने जैसे ही कहा, अनामिका के गले में खाना ही अटक गया और वह खांसने लगी। उसने राकेश को देखकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम और आकाश दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, बस तुम दोनों की शादी पक्की, राकेश ने आदेशात्मक स्वर में कहा। तो अनामिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, पर ये सब तो हम अपने के लिए भी तो करते हैं ना। अनामिका की मासूम सी शक्ल देखकर राकेश जी हंस पड़े और फिर उनके साथ साथ सभी घर वाले भी। बस हमारे आदित्य बाबू प्यार से उनकी मासूमियत को देख रहे थे। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया तो राधा ने कहा, अनामिका परेशान मत हो, ये तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। राधा की बात सुनकर अनामिका ने जैसे ही राकेश की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अनामिका मुस्कुरा उठी। सभी हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खा रहे थे। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। खाना खाने के बाद सभी उठकर जाने लगे तो अपनी चम्मच से अपनी प्लेट को जोर जोर से बजाने लगी। सभी उसकी ओर पलटे तो अवनी ने कहा, क्या आप लोग खाना खाते ही इधर उधर चले जाते हैं? कभी तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए ना। तो क्या चाहिए हमारे राजकुमारी को? दादू ने प्यार से कहा। 1 घंटे बाद आप सभी हॉल में आ जाना, बता दूंगी, अवनी ने उठते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर सभी वहां से चले गए और वह अकेली ही नीचे हॉल में इंतजाम करने लगी। अनामिका जैसे ही ऊपर आई, पीछे से आकाश ने कहा, अनामिका। अनामिका रुकी और पीछे पलटी तो आकाश उसके पास आया और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच एंजल। एंजल? अनामिका ने हैरानी से कहा, हाँ एंजल, तुम मेरी जिंदगी में इस घर में एंजल बनकर ही आई हो। कितनी आसानी से तुमने पापा को ये सब समझा दिया और मेरी और नीता की शादी के लिए मान गए। दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। अनामिका मुस्कुराई। आकाश बोला, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। आप और नीता खुश रहे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओह अनामिका, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिले। हाँ अब चलते हैं, अवनी ने 1 घंटे बाद नीचे बुलाया है ना, पता नहीं क्या करने वाली है वो। अनामिका ने जाते हुए कहा। आकाश भी अपने कमरे में चला आया।
आदित्य ऊपर आया और सीधा अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज किए और शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए सोचने लगा, आखिर पापा भैया की शादी के लिए कैसे राजी हो गए। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। आदित्य आकाश के कमरे में आया तो देखा आकाश बालकनी में फोन पर लगा है। आदित्य रूम में इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे प्याज पर गई। आदित्य ने प्याज उठाया और कहा, भैया के कमरे में प्याज, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो प्लान किया होगा इन्होंने, वरना पापा इतनी आसानी से मान जाए नामुमकिन है। लेकिन कैसे पता लगाऊं? अनामिका, उसे तो पता ही होगा। आदित्य आकाश के कमरे से निकलकर अनामिका के कमरे के सामने आया, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया। अनामिका कपड़े बदल चुकी थी। उसने कुर्ता और नीचे हैरम पहना हुआ था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, सामने आदित्य को देखकर हैरान रह गई। मुश्किल से उसके मुंह से एक शब्द निकला, जी। आदित्य वहीं खड़ा रहा और कहा, पापा से क्या कहा तुमने? हमने 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 कुछ नहीं कहा। रियली? तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? देखो मेरी तरफ और कहो कि तुमने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने अपना एक हाथ दरवाजे से लगाकर कहा, जिसमें अनामिका बाहर ना जा सके। हम नजरें क्यों चुराएंगे? कहते उसने आदित्य की आंखों में देखा, लेकिन उसके बाद ना वह कुछ बोलने लायक रही और ना ही देखने लायक। उन सागर सी गहरी आंखों में वह बस डूबती चली गई। उसे खामोश देखकर आदित्य ने कहा, आई नो ये सब तुम्हारा ही प्लान था, पापा को भैया की शादी के लिए मनाना, लेकिन किया कैसे वो जानना है। हमने जो किया दो प्यार करने वालों के लिए किया, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। टेल मी, क्या कहा? अनामिका उसके थोड़ा करीब आई और आदित्य आंखों में देखते हुए कहा, बताएंगे कभी फुर्सत में। कहकर अनामिका जैसे ही अंदर जाने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, वो तो मैं पता लगा ही लूँगा, बस तुम घर वालों पर अपना जादू चलाना बंद करो। क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? कहीं आप इस जादू का शिकार न हो जाएं। अनामिका ने कहा तो आदित्य बोला, जितनी सीधी दिखती हो उतनी सीधी हो नहीं तुम। बिल्कुल नहीं, अभी आपने देखा ही क्या है मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड। धीरे धीरे आप जानेंगे हम क्या हैं। पहली बार आदित्य उसके सामने खामोश हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों ही ये भूल गए कि वे दोनों दरवाजे के बीच में खड़े हैं। आदित्य ने अनामिका को पीछे ढकेला और कहा, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। आदित्य वहां से चला गया। अनामिका वहीं खड़े प्यार से उसे देखती रही और मन ही मन कहा, एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। 1 घंटे बाद सभी नीचे जमा थे। आदित्य को छोड़कर वो नहीं आया था। उसे सब गेम्स पसंद नहीं थे। सभी नीचे हॉल में जमा हुए और गद्दों पर बैठ गए। अवनी ने कहा, सभी अंताक्षरी खेलेंगे और सभी अंताक्षरी खेलने लगे। खेल खत्म होने के बाद अनामिका जैसे ही किचन में सबके लिए चाय बनाने गई, तभी वहां आदित्य अनामिका के पास आया और कहा, क्योंकि आज से पहले पापा ने कभी अपने फैसले नहीं बदले, तुम में कुछ खास बात होगी ना जो उन्होंने हाँ कह दी। आदित्य की बात सुनकर अनामिका खामोश हो गई। उसका चाय पर भी ध्यान नहीं रहा, बस आदित्य की आंखों में देखती रही। चाय उफन कर जैसे ही गिरने वाली थी, दोनों ने साथ साथ गैस बंद करने को हाथ बढ़ाया, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को छूकर गुजरे। दोनों बहुत करीब खड़े थे और फिर आदित्य ही पीछे हट गया। अनामिका ने चाय कप में डाली और बिना आदित्य की बात का जवाब दिए बाहर निकल गई। आदित्य को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाय पीकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अनामिका ने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। जैसे ही धोने लगी, राधा ने कहा, तुम जाओ मैं कर दूंगी। अनामिका चली गई। जैसे ही वह सीढ़ियों पर आई, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ए अनामिका, आई मीन अनामिका जी, प्लीज बता दीजिए। आदित्य ने बड़ी प्यार से कहा तो अनामिका बोली, आपको क्या जानना है? आपको भी मोना से शादी करने में हमारी हेल्प चाहिए क्या? अनामिका ने मजाक करते हुए कहा। मोना का नाम सुनते ही आदित्य ने अनामिका का हाथ झटका और गुस्से से वहां से चला गया।